Hello everyone, I am Mrinal Chatterjee, ex-Indian Revenue Service officer and a former aspirant as you people who understands the pain of prelims getting closer day by day and the anxiety level increasing at an exponential level. उसमें से भी मुझे पता है, as I told in my last video, that साइंस एंड टेक रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उसमें एंग्जाइटी लेवल सबसे परम सीमा पे होती है बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े एंड कैसे पढ़े. वी ऑल नो कि साइंस एंड टेक से करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हैं. बट वो करंट अफेयर्स के भी जो टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं दोज आर नॉट एग्जैक्टली वेरी डायरेक्ट. थोड़ा सा उसमें आपको उसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप उनको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दिस सीरीज ऑफ वीडियोस इज दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ द बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स which are relevant and which will enable you to answer the UPSC prelims questions, particularly for science and tech. अगर उन्होंने कुछ घुमा के भी पूछा, you would have the necessary information to take the correct answer and gain +2 marks. ठीक है? So the topic for discussion today is the nuclear energy setup or the program of India. तो न्यूक्लियर एनर्जी अभी न्यूज में बहुत रहा है. यू हैव बीन हियरिंग अबाउट कुदनकुलम, कलपक्कम. You have been hearing about India-France agreement and something about India-Russia also in the nuclear space. And then आप लोगों को कई बार कंफ्यूजिंग लगता होगा कि ये रेडियो एक्टिविटी है क्या, ठीक है, होता कैसे है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है. सो डू नॉट वरी, आई एम हियर. आई लेट यू नो अबाउट ऑल दीज टेक्नोलॉजीज. आई टेक यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी and I'll tell you about all the reactors that are present in India. इंडिया का जर्नी कैसा रहा है न्यूक्लियर एनर्जी वाले स्फीयर में. एंड देन इंडिया अभी आज के डेट में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड करंट अफेयर्स के लिए क्या चीजें आपको पढ़नी है, किन चीजों पे फोकस करना है. I'll try to cover all those things in this video. But the motive of this video is not to become a nuclear physicist or a nuclear scientist. इसको पढ़ के बस आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए that you are confident that if a question comes from nuclear technology related to India, you will be in a better position as compared to today to answer that question during exam hall conditions. Okay, so that is my motive. So let us begin with this discussion. Starting from the very basics, हम समझेंगे चीजों को कि ये जो फिनोमिना है ये होता क्या है. सो वील फोकस ऑन वर्ड्स लाइक न्यूक्लियर, फिजन एंड रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक एटम से. सो एटम के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस के अंदर वी हैव थिंग्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये आपस में मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं और न्यूक्लियस को बहुत स्टेबल और कोर बनाते हैं ऑफ द एटम. But there are some instances wherein the balance between the protons and the neutrons is not correct. ठीक है, और नेचर का रोल है. देखो, नेचर का अपना खुद का नेचर है कि वो हर चीज को बैलेंस करके रखती है. ठीक है, so in such situations wherein there is an imbalance between a proton and the neutron distribution within an atom, वहां पे कुछ emissions होते हैं. ठीक है, और उस emissions को या वो जो conversion होता है उसको रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है. ठीक है, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. So elements like uranium, plutonium, इनके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है that is imbalanced, और वो बैलेंस करने के लिए they do some activity which is called as radioactivity. Simple enough. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होती कैसे है? You will find some kind of procedures like you will find alpha emissions, beta emissions, gamma emissions. ठीक है, उसमें क्या क्या साइंटिफिक होता है I have written it here. Do not need to worry about each and everything, but you will get to know what is the context. ठीक है, तो कभी भी हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं तो उसमें अल्फा बीटा गामा एमिशंस या रेडिएशंस की बात होती है. देन सी दिस टर्म कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिजन में क्या होता है? जो भी एक एलिमेंट है, जो न्यूक्लियर एलिमेंट है, वो टूटता है डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है, डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स में वो टूटता है और एनर्जी क्रिएट होती है. अब आप पूछोगे ये एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो गई? तो उसके लिए हम चलेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन पे which is called as E equal to mc square. ठीक है, so जब भी एक मान लो यूरेनियम जो है, यूरेनियम इज गेटिंग स्प्लिट इनटू फिजन प्रोडक्ट्स, तो यूरेनियम का मास कुछ लॉस होगा बिकॉज यूरेनियम टूटा है कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में. तो वो जो मास जो लूज हो रहा है, मास हमेशा कंजर्व रहेगा. ठीक है, वो जो मास जो लूज हो रहा है वो मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी. तो हम देखते हैं
अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी वजह से मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और उससे हमको क्या मिल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी। सो वेरी वेरी लॉजिकल, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन वेरी लेमैन टर्म्स सो दैट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। देन अगर हम इन टर्म्स की बात करें, यूपीएससी कई बार चीजों के टर्मिनोलॉजी पे सवाल पूछता है जहां पे आपको अगर उसका मीनिंग नहीं पता है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग इज फिसाइल वर्सेस फर्टाइल। ठीक है, फिसाइल वर्सेस फर्टाइल। तो फिसाइल वो एलिमेंट्स होते हैं जो फिजन को अपने आप टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कोई प्लूटोनियम है, जैसे प्लूटोनियम अपने आप न्यूक्लियर फिजन अंडरगो कर सकता है एंड देन इट कैन क्रिएट प्रोडक्ट्स। बट जैसे थोरियम है, थोरियम अपने आप फिजन नहीं कर सकता है, बट अगर वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो यूरानियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिसाइल मटेरियल है। तो थोरियम खुद एक फर्टाइल मटेरियल है। ठीक है, थोरियम खुद एक फर्टाइल मटेरियल है, फर्टाइल, बट इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ फिसाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। फिसाइल अपने आप दे कैन अंडरगो रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, while fertile materials can undergo radioactivity and they create a product which is fissile which can undergo nuclear fission। ठीक है, so do remember these terms। एक और टर्म जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, इट इज क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। क्लोज्ड फ्यूल साइकिल और इंडिया में बड़ा प्रोमिनेंटली यूज होता है। तो क्लोज्ड फ्यूल साइकिल इज साइकिल्स होते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो जो एक फर्स्ट स्टेज का जो एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम सेकेंड स्टेज के इनपुट के तौर पे यूज करते हैं। बिकॉज आप लोगों को ये पता है, देखो, जब भी न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी क्रिएट होगा। और न्यूक्लियर या फिर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका हाफ लाइफ, मतलब ये कैसे कैसे डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो बहुत लंबा होता है। तो इनके इनके जो डिस्पोजल को लेके बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। तो बेटर क्या है कि हम अगर जो भी वेस्ट है, अगर हम उसको अगले स्टेज का इनपुट यूज कर सके, तो वो एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल कहलाता है। एंड जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा उसमें आई विल शो यू दैट हाउ इज इंडिया इंप्लीमेंटिंग दिस क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। सो होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। एंड वन अदर थिंग दैट आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर इज दिस वर्ड कॉल्ड एज क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी इसमें ये भी इसलिए जरूरी है बिकॉज अपना जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, विच आई टॉक अबाउट, that is that is supposed or expected to reach to the level of criticality in 2026। तो ये भी न्यूज में चला है। तो क्रिटिकलिटी का क्या मतलब होता है, जैसे हम आगे देखेंगे, जो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको आप कोई न्यूट्रॉन्स से बॉम्बार्ड करोगे, न्यूट्रॉन्स आप उनको उनके ऊपर मारोगे, तो वो न्यूक्लियर फिजन अकर होता है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूटते हैं एंड देन कुछ और न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में, आपने कुछ न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे, फिजन हुआ, तो एनर्जी बनी, कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बने, उसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी बनते हैं। बट इस पूरे एक्सरसाइज में ना, न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स यूज भी होते हैं। तो अगर कोई रिएक्टर ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहां पे उसका जो जितना न्यूट्रॉन यूज हो रहा है फॉर बॉम्बार्डिंग और जितना न्यूट्रॉन बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज, उस चीज को क्रिटिकलिटी बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं क्रिटिकलिटी। आपको क्रिटिकल सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा दैट इट इज अ नेगेटिव टर्म, बट न्यूक्लियर साइंस में क्रिटिकलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज any nuclear plant which is reaching criticality can sustain chain reactions। हम आगे जाके chain reactions देखेंगे अपने अपनी क्लास में भी। तो वो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शंस को सस्टेन कर सकता है इन अ वे दैट द न्यूट्रॉन्स व्हिच आर बीइंग रिक्वायर्ड टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ फिजन आर बीइंग इक्विवेलेंट टू द न्यूट्रॉन्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर फिजन, देन इट इज रीचिंग क्रिटिकलिटी। तो इसमें होगा क्या, जो न्यूट्रॉन आपने डाला और जो न्यूट्रॉन जो बना, तो जो न्यूट्रॉन बना वो न्यूट्रॉन कैन बी यूज्ड अगेन टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल। ठीक है, अ न्यू चेन। तो उसका जो न्यूट्रॉन बनेगा दैट विल हेल्प इन द अदर चेन। सो दैट इज व्हाट इट इज, अ सस्टेनेबल चेन व्हिच द न्यूक्लियर रिएक्टर हैज रीच्ड एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकलिटी। ठीक है, सो इन सब वर्ड्स को याद रखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली वी कॉल एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये सारा जितना भी ये पीडीएफ है, आई विल बी पुटिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक so you can easily download it, no need to worry। So do remember what is fission, do remember the concept of radioactivity, fertile क्या होता है, fissile क्या होता है, and criticality,
and closed fuel cycle. All these terms are important for you people to remember. Fine. Now let us go to the next slide. अब हम समझेंगे रिएक्टर्स के बारे में. रिएक्टर्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं इंडिया में, बट आई डू नॉट वांट यू पीपल टू जस्ट फोकस ऑन द करंट अफेयर्स एंड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट. सो माय एंडीवर इज टू लेट यू नो कि रिएक्टर्स के लिए बेसिक क्या क्या चीजें होती है. ठीक है, जैसे रिएक्टर्स में आपको तीन चीजें याद रखनी है जो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है फ्यूल. सबसे पहली बात है कौन सा फ्यूल है जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फ्यूल कैन बी लाइक प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम. ठीक है, हम उनके एग्जांपल्स देखेंगे. फिर एक होता है मॉडरेटर. अब मॉडरेटर का क्या मतलब है? देखो, न्यूक्लियर एनर्जी में हमेशा एक खतरा रहता है दैट देयर कैन बी सम एक्सीडेंट्स बिकॉज देयर इज सच ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग क्रिएटेड. सो जब भी कोई न्यूट्रॉन्स से हम बॉम्बार्ड करते हैं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को और फिर न्यूक्लियर फिजन होता है, उसमें एक खतरा रहता है कि अगर न्यूट्रॉन्स लगातार बॉम्बार्ड करते ही रहे और न्यूट्रॉन्स बनते रहे और उसके बाद फिर ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में चलती रहे, उसमें एक खतरा हो सकता है कि मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड इट कैन लीड टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स. तो उसको मॉडरेट करने के लिए कि वो प्रॉब्लम ना हो, उसको मॉडरेट करने के लिए वी हैव टू यूज सम मॉडरेटर्स जो न्यूट्रॉन्स को मान लो एब्जॉर्ब कर लेंगे या फिर चीजों को ज्यादा एक्सेसिवली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे. ठीक है, सो मॉडरेटर इज द सेकंड थिंग. एंड थर्ड इज कूलेंट. कूलेंट क्यों? बिकॉज आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी इन प्लांट्स में, तो बहुत ज्यादा गर्मी ना क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से कोई ब्लास्ट ना हो जाए, तो सिंपल भाषा में एक कूलेंट भी डालना पड़ेगा. राइट. सो दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब उसमें जो फ्यूल, जो सबसे फेमस फ्यूल दैट इज यूरेनियम. ठीक है, तो नेचुरल यूरेनियम की बात करते हैं. आप लोगों ने दो तीन वर्ड्स शायद सुने होंगे, नेचुरल यूरेनियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम. तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल यूरेनियम की. नेचुरल यूरेनियम में स्पेसिफिकली यू विल सी इसमें दो तीन यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं. ठीक है, एक होता है यूरेनियम 238 जो कि ऑलमोस्ट 99.3% है. पूरा ऑलमोस्ट यही होता है यूरेनियम के नेचुरल फॉर्म में. 238 जो है इट इज ऑलमोस्ट 99.3%. बट आप देख रहे होंगे कि ये एक फर्टाइल एलिमेंट है. अब आपको पता है फर्टाइल क्या होता है? ये अपने आप एक फिजन रिएक्शन नहीं शुरू कर सकता है. ठीक है, बात जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो एलिमेंट होता है इसके अंदर या जो आइसोटोप जो होता है दैट इज यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 which is only 0.7%, but you will see the magic that it is fissile in nature. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत अच्छे से सस्टेन हो सकता है, बट ये सिर्फ 0.7% ही है. एंड देन यूरेनियम 234 भी होता है, वो ना के बराबर है, सिर्फ ट्रेस क्वांटिटी में है, तो ना के बराबर है. So major important thing that you have to remember is that natural uranium is almost 99.3% uranium 238, which is a fertile material, while natural uranium is 0.7% uranium 235, which is a fissile material. ठीक है, so uranium 235 बहुत बहुत important है, but natural uranium में वो नहीं मिलता है. इसीलिए कहते हैं कि यूरेनियम को enrich करना पड़ता है. यहाँ से enrichment का concept आता है, क्योंकि नेचुरली जो मिल रहा है माइन से उससे इतना अच्छा सस्टेनेबल न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं, तो एनरिच करना पड़ता है. उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं. थोड़ा सा भी अगर हम एनरिच करते हैं ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम, SEU, तो अगर थोड़ा सा भी एनरिच करते हैं तो उससे भी न्यूक्लियर रिएक्शंस काफी ज्यादा अच्छे से हो सकती है. सो डू अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाई नेचुरल यूरेनियम जो है वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है, उसको एनरिच क्यों करना पड़ता है. बट इसके आगे भी एक और कहानी है कि नेचुरल यूरेनियम भी इंडिया यूज करता है. सो वील सी कि ऐसा कौन सा रिएक्टर है जो नेचुरल यूरेनियम यूज करता है और ऐसे कौन से रिएक्टर है जो एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं और उसके पीछे की साइंस क्या है. तो वो सब चीजें हम लोग देखेंगे आगे. So I hope you're clear about this fact, the basic kind of stuff which is involved in a reactor. Okay, now let's go ahead. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, which is telling you about the types of nuclear reactors specifically in India. यही मेजरली टाइप्स है जो अक्रॉस द वर्ल्ड भी प्रेजेंट है, बट इंडिया स्पेसिफिक हम लोग चीजें समझेंगे. एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. आई वांट योर अटेंशन राइट नाउ. सी, सबसे पहला जो हम देखेंगे इज कॉल्ड एज PHWR.
called as pressurized heavy water reactors. Now, what do we mean by this? Pressurized से आपको समझ आ रहा है कुछ प्रेशर रिलेटेड है. हेवी वाटर, लेट्स सी. आपने नॉर्मल वाटर सुना है जिसको साइंस की भाषा में कई बार लाइट वाटर भी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज H2O. सबको पता है फॉर्मूला. बट उसी के एक भाई है जिसको बोला जाता है हैवी वाटर, D2O. ड्यूट्रियम से बनता है ये, ठीक है, D2O. बस इतना ही याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज हैवी वाटर. नाउ अब इसमें लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ये जो प्रेशराइज हेवी वाटर टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप करी है, मास्टर करी है, और हमारे इसमें बहुत स्ट्रांग होल्ड है. तो हमारी जो ओवरऑल जितने रिएक्टर्स है उसमें मेजॉरिटी नंबर ऑफ रिएक्टर्स आर ऑफ pressurized heavy water reactors. Okay, so anytime UPSC asks you about the distribution amongst the type of reactors of Indian nuclear program, you would know that pressurized heavy waters are the maximum in number. ठीक है, so pressurized heavy water की एक खासियत देखिए आप, that it is using natural uranium. It is using natural uranium. अभी हम लोग बोल रहे थे नेचुरल यूरेनियम तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट सी द काइंड of technology that India has developed. कि pressurized heavy water reactors में you can use natural uranium. इसमें एक और important चीज क्या होती है, that what do we have as the moderator? ये DTU जो D2O, सॉरी क्यों इतना फेमस है D2O? बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं करता है. ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि यूरेनियम नेचुरल है, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट हो रही है, और D2O बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं करता है. तो नेचुरल यूरेनियम को भी ठीक ठाक अमाउंट का न्यूट्रॉन मिल जाता है टू अंडरगो अ रिएक्शन. ठीक है, टू अंडरगो अ फिजन. इसकी वजह से इस रिएक्टर टाइप में नेचुरल यूरेनियम यूज होता है, एंड दिस लेज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम. वील अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, बट डू रिमेंबर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स सबसे ज्यादा है इंडिया में ऑफ द ओवरऑल कॉम्पोजिशन. दे यूज D2O as the moderator, and they use natural uranium, not enriched uranium. ठीक है, now let's see the second one called as boiling water reactors. ये पुरानी टेक्नोलॉजी है. ठीक है, शुरू में सबसे पहले जो आए थे इंडिया में यूएस कोलैबोरेशंस के थ्रू, GE ने इसको बनवाया था इंडिया में, एंड देन इट इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी. तारापुर में इसको बनाया गया था. बट आप देखेंगे दैट बॉइलिंग वाटर इसमें हेवी वाटर यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, इट इज द नॉर्मल वाटर H2O इज बीइंग यूज्ड इन अ बॉइल्ड स्टेट. बट इसमें आप देखेंगे दैट इट इज यूजिंग एनरिच्ड यूरेनियम. राइट, यहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम हो रहा है. मॉडरेटर लाइट वाटर है जो कि D2O से ज्यादा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसमें आपको एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए. ठीक है, बट प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स में नेचुरल यूरेनियम से अपना काम शुरू हो जाता है. राइट, देन वील गो टू प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ठीक है, ये प्रेशराइज्ड वाटर है. इसमें नॉर्मल पानी ही यूज हो रहा है H2O, बट इसमें बॉइलिंग वाटर यूज नहीं हो रहा है जो हमने इससे पहले देखा. और ये प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो होते हैं इनको वी कॉल एज VVER. ये रशिया की टेक्नोलॉजी है. ये रशिया की टेक्नोलॉजी है. ठीक है, रशियन टेक है, और रशिया के हेल्प से ही हम लोग ये वाले जो जो रिएक्टर्स है हम कुदन कुलम में बना रहे हैं. ठीक है, अभी 6 रिएक्टर्स की बात चल रही है. ऑलरेडी 2 तो ऑपरेशनल ही थे, तीसरा वाला क्रिटिकलिटी, तीसरे वाले में भी फ्यूल लोडिंग हुई है. 4th 5th 6th भी इन द न्यूज वो हमेशा रहते ही है. इसमें आप देखेंगे इट इज यूजिंग एनरिच्ड यूरेनियम. ठीक है, लाइट वाटर बट प्रेशराइज्ड वाटर. सो चीजें आपको धीरे धीरे आपको सेटल होने लगेगी. आई कैन गारंटी यू दैट इसके बाद जब भी आप कोई करंट अफेयर्स का आर्टिकल पढ़ेंगे न्यूज में, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द अंडरस्टैंडिंग इन अ मच बेटर मैनर. ठीक है, सो we have seen right now 3: pressurized heavy water, boiling water, and pressurized water reactors. Then we go to the very important fast breeder reactors. ठीक है, fast breeder reactors. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वो है जहां पे आपका प्लूटोनियम फ्यूल यूज हो रहा है, प्लूटोनियम फ्यूल. ठीक है, और इसमें एक जो खास बात है जहां पे यूपीएससी आपसे सवाल पूछता है हमेशा ऑन एक्सेप्शंस. ठीक है, यूपीएससी के लिए फेवरेट डोमेन है एक्सेप्शंस. एंड यहाँ पे आप देखेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में मॉडरेटर, देयर इज नो मॉडरेटर. देयर इज नो मॉडरेटर बिकॉज यहाँ पे नाम में ही फास्ट है. यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को बहुत फास्ट वे में पुश किया जाता है टुवर्ड्स द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एंड यही पूरा टेक्नोलॉजी है बिहाइंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स. वील ऑल्सो डिस्कस कि ये ब्रीडर का क्या वर्ड का मतलब है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है. बट इसमें कोई मॉडरेटर की जरूरत नहीं है. ठीक है,
और प्लूटोनियम बेस्ड इसमें फ्यूल यूज होता है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ ब्रीडर का क्या मतलब है। ब्रीडर का ये मतलब है कि ये जितना फ्यूल यूज कर रहा है, जितना फिसाइल मटेरियल यूज कर रहा है अपने रिएक्शंस में, उससे ज्यादा ये बना रहा है, ठीक है। तो ये ब्रीड कर रहा है फिसाइल मटेरियल को। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम इसको आगे रिएक्शंस के थ्रू भी समझेंगे, तो प्लीज होल्ड ऑन फॉर दैट। देन वी हैव एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स, ये इंडिया का थर्ड स्टेज वाला रिएक्टर बोला जाएगा, ठीक है। इसमें यूरेनियम प्लस थोरियम फ्यूल यूज होगा और मॉडरेटर वही हैवी वाटर है, ठीक है। सो ये अभी यूज में नहीं है, ये अभी कंसेप्चुअल फेज में है। ये इंडिया का थर्ड स्टेज है, अभी हम लोग सेकेंड स्टेज तक पहुंचे हैं, ठीक है। बट अभी आगे जाके दिस इज आवर अल्टीमेट एम कि ये जो थोरियम का जो यूटिलाइजेशन है वो हम लोग कर सके, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थोरियम रिजर्व्स विद अस, ठीक है। सो एंड द लास्ट थिंग जो आजकल न्यूज में बहुत रहा है, आर दी SMRs। SMRs विच आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये छोटे छोटे रिएक्टर है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जिसमें पहले आप देखते थे बड़े बड़े रिएक्टर्स है कुदनकुलम, तारापुर, इन सब जगह पे। बट ये छोटे रिएक्टर्स ऐसे हैं जो कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। इनमें जैसे इनके एक बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी है कि जो पुराने कोल बेस्ड या थर्मल पावर प्लांट बेस्ड जो हमारे प्लांट्स है जो हम एक्सपायर हो रहे हैं अब, वहां पे हम छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स रख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए और ये फैब्रिकेट हो सकते हैं, ये बहुत इजीली कंपनीज बना सकती है अल्टीमेटली आगे जाके। एंड देन छोटे छोटे एरियाज में इनको प्लेस करके छोटे एरिया पे या कैप्टिव लेवल पे न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली इट हैज बीन इन न्यूज फॉर BARC बार्क 3 तरह के स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स पे काम कर रहा है। एक ऑलमोस्ट 200 मेगावाट का है, एक 50-55 मेगावाट का है, और एक में हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए भी काम चल रहा है। So do read about this 3 types of SMRs being worked upon or researched by BARC, right? So this shows us this slide behind me shows us the 6 basic types of reactors which we should be aware of. And do remember सबसे ज्यादा इंडिया में प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है जिसमें नेचुरल यूरेनियम यूज हो रहा है, बाकियों में इनरिच यूरेनियम यूज होता है। एंड अभी मोस्ट फेवरेट जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो आपने बजट में भी देखा है, इंडिया का फोकस है उस पे, इज स्मॉल मीडियम रिएक्टर्स, ठीक है। एंड अभी इंडिया सेकेंड स्टेज ऑफ अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे है या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है, जहां पे हम लोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स तक पहुंच चुके हैं। फाइन, ओके। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ एंड आई कैन गारंटी यू विल बी डेवलपिंग गुड अंडरस्टैंडिंग। आप कभी भी अब न्यूक्लियर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन। सो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर जो जर्नी रहा है वो कैसा रहा है। Things have not been always very easy, but India has developed the research and framework in such a manner कि हम लोगों ने मोस्टली कठिनाइयों को पार करा है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें 1940s 60s की बात है, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कुछ कुछ डेवलपमेंट शुरू करी। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बार्क, ये सब चीजें डेवलप हुई, एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना। होमी जहांगीर भाभा के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने पूरी नींव रखी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की, 3 स्टेज प्रोग्राम की, ठीक है। शुरू शुरू में 1960s में हम लोग इंपोर्ट करते थे चीजें। यूएस ने, जैसे मैंने आपको बताया, तारापुर प्रोजेक्ट में हेल्प करी, कनाडा ने हमको हेल्प करी। इनका एक रिएक्टर कहलाता है कॉल्ड एज कैंडू, CANDU, जिसमें हेवी वाटर यूज होता है। वो कैंडू टाइप रिएक्टर्स इन लोगों ने राजस्थान में सेटअप करने में हमारी हेल्प करी, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था वहां पे, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स वगैरह जो तारापुर में थे वो सब भी हो रहे थे। बट फिर बात आई 1974 की। 1974 में आप लोग को याद होगा हमने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन करा, पोखरण 1, जिसके तहत एकदम पूरी दुनिया शॉक हो गई कि यार इंडिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है और क्या इसको इंडिया गलत वे में यूज कर सकता है। मतलब क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपन्स में भी यूज किया जा सकता है। इसकी वजह से जबकि इंडिया ने एश्योर किया कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज ओनली फॉर सिविल यूज एंड हम लोग कोई उसमें इट इज नॉट फॉर वॉर मॉन्गरिंग, बट इंडिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे। एकदम से यूएस ने अपना सपोर्ट ले लिया, कनाडा ने अपना सपोर्ट ले लिया, और वी हैड टू फेस सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसी दौरान क्या हुआ कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट तो चला ही रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि यार अब ठीक है, अब जो भी है अपना प्रोग्राम तो आगे बढ़ाना है। सो वी पीक्ड आवर लेवल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
एंड वहीं से हम लोगों ने अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना और ज्यादा शुरू करा। ठीक है, सो यहाँ पे फिर हम लोग प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स की टेक्नोलॉजी को मास्टर करने लगे। नरोरा और मद्रास में हमारे प्लांट्स बनने लगे, तो यहाँ से थोड़ी चीजें ठीक होने लगी। फिर हम लोगों ने क्लोज्ड फ्यूल साइकिल, जिसमें हमने बात करी कि वेस्ट को यूज करके इनपुट बनाया जाता था अगले स्टेज का, उन सब पे हम लोगों ने काफी काम करा, उन सब के बारे में हमने सीखा। ठीक है, फिर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आया जो 2008 के आसपास, जब इंडिया यूएस जो सिविल डील है वो साइन हुई थी, जिसके तहत इंडिया के न्यूक्लियर और स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर चीजों को सेग्रीगेट किया गया एंड वी वर गिवन अ वेवर बाय एनएसजी। ठीक है, एनएसजी ग्रुप के बारे में आप पढ़िएगा। तो जबकि इंडिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस थे, वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीटी, बट स्टिल उसके बावजूद हमारे ऊपर कुछ कुछ हमको वेवर्स दिए गए, जिसके तहत हम लोग यूरानियम बाकी कंट्री से इंपोर्ट कर पाते। और हम लोगों ने IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, को भी हम लोगों ने कमिट किया कि हमारा सिविल प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम अलग रहेगा, और जहां जहां पे हम लोग कोई भी यूरानियम बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स विल बी अंडर स्ट्रिक्ट IAEA सेफगार्ड्स। ठीक है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज नॉट बीइंग मोटिवेटेड बाय वेपन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये सब चीजें रही। तो 2008 वाला एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम था फॉर न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड देन उसके बाद अभी जो रिसेंट जो टाइम चल रहा है, वो अपना सारा जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हम लोग अभी नए बना रहे हैं। जैसे शुरू में हम लोगों ने 220 मेगावाट के टेक्नोलॉजी पे अपना होल्ड बनाया, अभी आज की डेट में हम 700 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स पे एक्सपर्टीज बना रहे हैं। और जब भी आगे जो रोल आउट होने वाले हैं, इट वुड बी मेजरली 700 मेगावाट प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, सो ये वाला फेज बहुत इंटरेस्टिंग फेज है। अभी जो भी इतने सालों की मेहनत है, वो मेहनत अब रंग ला रही है, बिकॉज हम लोग काफी काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। ठीक है, सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ द ओवरऑल रोड मैप दैट इंडिया हैज फॉलोड इन न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी। प्लस अब देखते हैं इतनी मेहनत के बाद जो जो अपने प्लांट्स आज की डेट में ऑपरेशनल है, कितने प्लांट्स हैं, कहाँ पे है, क्या कैपेसिटी है। सो लेट्स सी दैट PIB से अभी मोस्ट रिसेंट जो डेटा अवेलेबल है, इट शोज जैस कि आपको जो चीजें याद रखनी है फॉर प्रीलिम्स, इंडिया में अभी बेसिकली द कैपेसिटी विच इज देयर इज 8.78 गीगावाट। ठीक है, 8.78 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, और टोटल 7 स्टेशन है, बट इस पे मल्टीपल रिएक्टर्स है, और ओवरऑल 24 रिएक्टर्स ऑपरेशनल है। ठीक है, सो 8.78 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 7 स्टेशन पे 24 रिएक्टर्स है। सो लेट अस सी दोज स्टेशन एंड द रिएक्टर्स। सो आप यहाँ देखेंगे रावत भाटा इन राजस्थान, जहाँ पे 6 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है। देन यू सी ककरापार इन गुजरात, जहाँ पे 4 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है। देन यू सी तारापुर, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली महाराष्ट्र में यूल सी तारापुर 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स है जो सबसे पहले बने थे, एंड देन 2 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है। देन कैगा इन कर्नाटका, 4 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स। देन आई फर्स्ट टेक यू टू कलपक्कम, मद्रास के पास है कलपक्कम। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स है, प्लस हमारा जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन रहा है वो भी वहां पे प्रेजेंट है। एंड देन देखो नॉर्दर्न साइड में काफी कम प्लांट्स है। ठीक है, नॉर्दर्न साइड में तो जो है वो आपको याद रखने हैं। एक जैसे नरोरा है उत्तर प्रदेश में, नरोरा पे भी 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर प्लांट्स है आज की डेट में। सो इससे आपको एक चीज क्या समझ आ रही है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इंडिया पोजेस इज द टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल यूरेनियम यूज होता है और हेवी वाटर यूज होता है एज द मॉडरेटर। राइट, एक और चीज जो ये तमिलनाडु में जो दूसरा रीजन है कुदनकुलम, जहां पे अभी के डेट में 2 VVER, ठीक है, ये एक बार ध्यान से देखिएगा, VVER जो अभी हमने सबसे पहले देखे थे ना, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, जो रशियन टेक्नोलॉजी है, वो हजार मेगावाट के 2 प्लांट ऑलरेडी यहाँ पे है और बाकियों पे काम चल रहा है। सो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है
कुदनकुलम, बिकॉज कुदनकुलम पे यू विल फाइंड VVER reactors. बाकी मेजरली एरियाज पे यू विल फाइंड प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, बट तारापुर पे यू विल फाइंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. तो ये जो 24 प्लांट्स है, ये कहाँ कहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है, एंड इनमें से कौन कौन से IAEA सेफगार्ड्स के तहत मॉनिटर हो रहे हैं, बिकॉज दे यूज दे आर अ पार्ट ऑफ द सिविलियन प्रोग्राम एंड दे आर यूजिंग यूरेनियम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. तो वो सारे IAEA सेफगार्ड्स के अंदर रहेंगे. ये लिस्ट बहुत इजीली आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिएगा. डू रिमेंबर अगेन द एक्सेप्शंस जिसपे यूपीएससी ध्यान देती है. कैगा और कल्पक्कम, कैगा एंड कल्पक्कम के जो प्लांट्स हैं हमारे, दोज आर नॉट अंडर IAEA सेफगार्ड्स, ठीक है. तो ये सब चीजें याद रखनी है, प्रीलिम्स में चीजें ये सब पूछी जा सकती है. सो डू रिमेंबर दिस, राइट. तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे. लेट अस सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. India's three-stage nuclear program. This is one of the most important slides, very important for you people to understand and to develop the concept and the understanding behind India's program. कैसे क्या हो रहा है. इसमें I have tried to make it as simple as possible so that you are able to understand कि ये products या फिर ये जो stages है, ये linked कैसे है एक दूसरे से. You need not have a chemistry background or a physics background to understand this. Just logically understand and you will be able to attempt the questions in examination hall, ठीक है. So let us see what is the first stage. First stage में pressurized heavy water reactor use होता है, and we very well know कि उसमें हम लोग natural uranium use करते हैं, which we know is 0.7% uranium 235, rest is uranium 238. तो जो uranium 235 वाला जो पार्ट है, वो एक न्यूट्रॉन, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है. जो न्यूट्रॉन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बॉम्बार्ड करते हैं, that is absorbed by uranium 235. It creates fission products plus कुछ और it creates kind of new neutrons as well, ठीक है. वो नए न्यूट्रॉन भी बना रहा है. So uranium 235 is a fissile material. वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके खुद fission की तरफ बढ़ रहा है and it is creating further neutrons. Now the good part is जो major component है natural uranium का, like uranium 238, which is fertile, which is not fissile. वो खुद फिजन नहीं करेगा, बट वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके फिसाइल मटेरियल बना सकता है. सो सी द ब्यूटी. तो वो क्या करते हैं, यूरेनियम यहाँ पे एक जो न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 बना रहा है, मान लो उसको एब्जॉर्ब करके what it creates plutonium 239. It creates plutonium. Now the good part is plutonium is fissile. plutonium अपने आप न्यूक्लियर फिजन के तहत पे जा सकता है. सो अब ये जो न्यूक्लियर फिजन के बाद जो यहाँ पे जो बना प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम अगले स्टेज का इनपुट यूज हो रहा है. अगले स्टेज में फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है उसको स्टेज 2 में एज इनपुट लिया जा रहा है. तो आप देखेंगे प्लूटोनियम 239 को सेकेंड स्टेज में हम लोग यूज करेंगे, जो कि है अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है. तो अगेन इसमें क्या हो रहा है, आपको याद रखना कोई मॉडरेटर नहीं है इसमें, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को फास्ट हम बॉम्बार्ड करेंगे ऑन दी प्लूटोनियम. तो ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है. ये फिजन प्रोडक्ट बनाएगा प्लस ये और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बनाएगा. अगेन सी द ब्यूटी. अब हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा है, ठीक है. तो इस रिएक्टर में, इस पूरे रिएक्टर में, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम थोरियम का एक ब्लैंकेट बनाते हैं, उससे कवर करते हैं. वो थोरियम हमको पता है. अब अगेन थोरियम इज अगेन नॉट फिसाइल, इट इज फर्टाइल. तो थोरियम ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा जो प्लूटोनियम बना रहा है, and then it creates uranium 233, which is very 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 fertile. Oh sorry, fissile, ठीक है. uranium 233 is fissile. अब आप इस चीज की ब्यूटी को देखिए. प्लूटोनियम जो कि पहले स्टेज से बना, वो सेकेंड स्टेज में यूज हुआ. उसने कुछ न्यूट्रॉन्स बनाए जो कि थोरियम ने यूज करे. थोरियम ने वो न्यूट्रॉन्स यूज करके यूरेनियम 233 बनाया, ठीक है. अब आप एक मजेदार बात देखिए यहाँ पे, that plutonium 239 as well as uranium 233 are both fissile material जो कि न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे यूज हो सकते हैं. तो ये एक ऐसा रिएक्टर है, ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे फिसाइल मटेरियल को यूज करके हम और फिसाइल मटेरियल बना रहे हैं, हम फ्यूल को यूज करके और फ्यूल बना रहे हैं. तभी ये ब्रीडर रिएक्टर कहलाते हैं. ये ब्रीड कर रहे हैं, इट इज ब्रीडिंग द फ्यूल. एंड ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम यूज करके हम यूरेनियम फ्यूल बना रहे हैं,
which again is used as a input in the third stage. ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली लिंक्ड. आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें. So uranium 233 is used as an input in the third stage, जो advanced heavy water reactor होगा. अभी इस स्टेज पे हम लोग प्रैक्टिकली नहीं पहुंचे हैं, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पे इवेंचुअली हम लोग पहुंचेंगे. सो इसमें फिर जब यूरानियम 233 जो है उसके ऊपर जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होगा, अगेन इट विल क्रिएट फिजन प्रोडक्ट्स, न्यूट्रॉन्स एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी. एंड अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि जो थोरियम 232, जो सबसे ज्यादा रिजर्व्स है हमारे पास थोरियम के, आपने देखा होगा मोनाजाइट, सैंड, ये सब आपने सुना होगा. तो जो एंटायर एफर्ट जो है ना ये पूरी चीज का, जो पूरे स्टेजेस का, दैट इज टू यूटिलाइज थोरियम. ठीक है, तो ये जो यूरानियम 233 से जो न्यूट्रॉन्स बनेंगे, थोरियम 232 उसको यूज करेगा. ठीक है, वो न्यूट्रॉन को यूज करेगा एंड इट विल क्रिएट मोर यूरानियम 233. ठीक है, तो थोरियम ने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करा और यूरानियम 233 ही बना, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज भी हो और यहाँ पे बन भी गया दोबारा. तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कि ये पूरा साइकिल है जो दोबारा इस पे हम लोग यूज कर सकते हैं. तो जो यूरानियम 233 यहाँ पे बन रहा है, दैट कैन अगेन बी यूज्ड एज अ फ्यूल. ठीक है, तो एक तरह से आप इसको कहने को तो आप अनलिमिटेड बना ही सकते हो, बनता ही रहेगा ये. सो दिस इज द ब्यूटी. अगर एक सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो नेचुरल यूरानियम से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वहां से हम लोग बनाएंगे प्लूटोनियम, जो पहले स्टेज का जो वेस्ट होता है उसको इनपुट करते हैं दूसरे स्टेज में. जो प्लूटोनियम से हमारा थोरियम को यूज करते हुए बनाते हैं यूरानियम 233, और फिर यूरानियम 233 हमारे थर्ड स्टेज में एज इनपुट यूज होगा, जो कि फिर आगे जाके थोरियम के साथ मिलकर दोबारा यूरानियम 233 बनाएगा, जो फिर से एज अ फ्यूल यूज हो सकता है. सो आप देख रहे हैं कि कितना सिंपली एक तरह से इन्होंने इसको लिंक करा है इन अ लॉजिकल मैनर, विच इज अ ब्यूटी behind this entire concept. So I'm really amazed at the scientific level of research and development which might have gone into this. ठीक है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, मैं केमिकल इक्वेशंस 1 to 1 नहीं लिख रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ. तो अगर कभी भी ये डायरेक्टली पूछा जाए ना कि क्या यूरानियम जो है वो प्लूटोनियम में डायरेक्टली डिसइंटीग्रेट होता है, यूरानियम के प्लूटोनियम में डायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जाता है, बिकॉज बीच में एक और प्रोडक्ट बनता है कॉल्ड एज नेप्ट्यूनियम. याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. बीटा डीके से पहले यूरानियम जो है यहाँ पे वो नेप्ट्यूनियम में कन्वर्ट होता है और फिर वो प्लूटोनियम बनता है. ठीक है, सेम चीज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भी होती है. थोरियम पहले प्रोटैक्टिनियम बनता है और फिर यूरानियम 233 में जाता है. तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, ये भी एक फेस्ड कन्वर्जन है, बट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इसको लेके. ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और इतना काबिल बनना है कि इसके ऊपर कुछ भी आगे पीछे पूछ ले, आप लोग उसको हैंडल कर पाओगे. दैट इज योर लेवल ऑफ मोटिवेशन कि आपको ये क्यों पढ़ना है और इससे आपको क्या डिराइव करना है. ठीक है, सो दिस इज अ 3 स्टेज प्रोग्राम ऑफ इंडिया. अब कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें, नाउ आई विल मूव अ बिट फास्ट सो दैट अब मैं आपको कुछ इनसाइट्स बताऊंगा जो एक तरह से शायद प्रीलिम्स में ना पूछी जाए, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं आई थिंक मेंस में पूछी जा सकती है. तो एक कंपैरिजन करते हैं थोरियम और यूरानियम का. सो थोरियम और यूरानियम में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं. अभी हम लोगों ने देखे रिएक्शंस में कैसे थोरियम और यूरानियम काम करता है. अब मेजरली जो मोस्ट कॉमन फ्यूल जो यूज होता है दुनिया में, दैट इज यूरानियम, हमने सबको पता ही अपने को. बट थोरियम कहीं ना कहीं बेटर है, पता है, यूरानियम से. थोरियम वर्ल्ड में मिलता भी बहुत ज्यादा है. थोरियम से जो वेस्ट है वो भी कम क्रिएट होता है. थोरियम का थियोरेटिकली अगर हम 1 kg ऑफ थोरियम से जो मास हम लोग या फिर जो हम एनर्जी जो क्रिएट करेंगे, दैट इज थियोरेटिकली मोर देन व्हाट कैन बी क्रिएटेड थ्रू यूरानियम. सो थोरियम इज बेटर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ लॉस, जो 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 वेस्टेज जो बनेगा उसके टर्म्स में भी, एंड मिलता भी बहुत ज्यादा है. बट फिर भी थोरियम को हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते, हम लोग यूरानियम को यूज करते हैं. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाई यूरानियम गेन प्रिडोमिनेंस ओवर थोरियम इज द रीजन दैट प्लूटोनियम बनता है यूरानियम साइकिल में. जो हमने देखा ना, यूरानियम से प्लूटोनियम बन रहा है, और प्लूटोनियम जो है वो वॉर मटेरियल या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स में यूज हो सकता है. तो बिकॉज ऑफ दैट, सिंस uranium produces plutonium as an end product which can be used in nuclear warheads or nuclear weapon technology, while thorium, which is environmentally better, more abundant, ठीक है,
इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्लूटोनियम विच कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर ग्रेड वेपन्स, इसीलिए पूरी दुनिया चली यूरेनियम की तरफ और थोरियम को इग्नोर कर दिया। जबकि इंडिया ने फोकस करा है थोरियम पे बहुत ज्यादा, बिकॉज हमारे पास थोरियम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है और थोरियम जैसे मैंने आपको बताया बाकी चीजों में भी बेटर है। और अभी मैं आपको बताऊंगा थोरियम रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो एक रिएक्टर है ही जिसपे अब हम लोगों ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है ऑलमोस्ट, बट एक और रिएक्टर है जिसपे बार्क काम कर रहा है, कॉल्ड एज मोल्टेन सॉल्ट थोरियम रिएक्टर। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ कुछ चीजें बस याद रखिएगा कि इसमें जो फ्यूल होता है ना, दैट इज इन मोल्टन फॉर्म, इट इज नॉट अ सॉलिड फ्यूल, इट इज इन मोल्टन फॉर्म। मोल्टन मतलब जब सॉलिड को एक लिक्विड में मिला दिया जाता है, ऐसा मान लो, वो मोल्टन कहलाएगा। तो इसमें थोरियम फ्यूल होता है, ठीक है, थोरियम इज द फ्यूल, जो थोरियम हमारे पास बहुत ज्यादा है। और मोल्टन फ्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं, मोल्टन फ्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं। ये अभी आई नहीं है दुनिया में, अभी अंडर डेवलपमेंट है, रिसर्च चल रहा है इस पे, बट पीआईबी पे आपको मिल जाएगा इन सब के बारे में। तो ये लिक्विड फ्यूल यूज हो रहा है मोल्टन वे में, फ्लोराइड सॉल्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें काफी चीजें अच्छी रहती है कि ये मैनेज बहुत अच्छे से हो सकता है, बिकॉज क्योंकि लिक्विड है विच इज मैनेज्ड बेटर एज कम्पेयर टू अ सॉलिड फ्यूल। सो ये आगे जाके दिस इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं कि जो थोरियम बेस्ड जो जो यूटिलाइजेशन है वो किन किन रिएक्टर से हो सकता है, एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से, ठीक है, और एक अपना एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर और मोल्टेन सॉल्ट थोरियम रिएक्टर। इसमें ये जो दो लास्ट के जो मैंने आपको बोला, एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर और मोल्टेन सॉल्ट थोरियम रिएक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर थोरियम। सो डू रिमेंबर दिस, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि क्यों थोरियम वैसे तो बेटर है, बट स्टिल व्हाई वी शिफ्टेड टुवर्ड्स और व्हाई द वर्ल्ड प्रेफर्ड यूरेनियम, बट इंडिया फोकस्ड ऑन थोरियम अ लॉट। अब इंडिया का देखो, कई बार प्रीलिम्स में क्या होता है, अब न्यूक्लियर सारा पढ़ लिया तो दो स्टेटमेंट तो करंट अफेयर से या फिर कॉन्सेप्चुअल चीज से पूछी, एक स्टेटमेंट पूछ ली किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग दैट दैट एंटिटी। तो मैंने इसको एक बहुत सिंपल वे में समराइज करने की कोशिश करी है फॉर फॉर ईज ऑफ यू पीपल, कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इट इज कमिंग अंडर, इट इज कमिंग अंडर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर आता है डायरेक्टली, इट इज नॉट कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें R&D के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है, फ्यूल साइकिल पे कौन ध्यान देता है, ऑपरेशंस पे कौन कौन ध्यान देता है, वो सब आपको इस चार्ट में मिल जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। सो बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है, ये सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक चीज याद रखिए, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्शन या जो रिएक्टर है, दैट उसका जो टेक्नोलॉजी है वो सारा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करता है। देयर इज अ एंटरप्राइज कॉल्ड एज भाविनी, भाविनी। ये जो भाविनी एंटरप्राइज है, दिस इज काइंड ऑफ द ऑपरेशनल हेड ऑफ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ठीक है। फिर आपने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, जो बाकी रिएक्टर्स है वो NPCIL मैनेज कर रहा है, ठीक है। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ऑर्गेनाइजेशन है which is falling under Department of Atomic Energy is Electronics Corporation of India Limited। आपको याद है इसके बारे में, आपने कभी और सुना होगा ECIL कि इसका और क्या रोल है? Do you remember? ECIL is the one which is manufacturing EVMs as well as VVPATs। अगर सवाल कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है दैट ECIL is an establishment under Department of Atomic Energy, तो शायद माइंड यही बोलेगा कि यार ECIL तो हमने पढ़ा है EVM और VVPAT बनाने के लिए, इट मस्ट बी रॉन्ग, बट एक्चुअली ECIL इज अ सब्सिडरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ECIL जो है, इसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया में करे हैं, डिफेंस में करे हैं, स्पेस में करे हैं, EVM, VVPATs, एटॉमिक एनर्जी। आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा जरूर, इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सो जस्ट ऑल दीज थिंग्स ये आपको याद रखना है। ये सारी चीजें आपको न्यूज में मिलती ही रहेंगी, बट I can assure you the next time you read current affairs for these topics, you will be in a better position to understand. Okay, now what else is planned, what else is planned, let's see current affairs में क्या चल रहा है अभी। एक तो हमारा जो मिशन है दैट इज कि 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी बनाना चाहते हैं। आज की डेट में अगर मैं आपको एक डेटा दूं, इंडिया में जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसमें से 3% कॉन्ट्रीब्यूशन, ये याद रखिएगा, 3% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और 100 गीगावाट का हम लोग
कैपेसिटी इंस्टॉल करना चाहते हैं बाय 2047। इसमें सिर्फ आज की डेट में तो देखो क्या हो रहा है, आज की डेट में सिर्फ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ही है जो न्यूक्लियर एनर्जी और रिएक्टर्स को मैनेज कर रहे हैं, बट गोइंग अहेड वी हैव ओपनड इट टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, व्हिच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। तो अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है करंट अफेयर्स में, जो प्रेशराइज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम में, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच टुवर्ड्स क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी याद है आपको, जहां पे चेन रिएक्शन सस्टेनेबल हो जाती है, ठीक है। तो इट इज expected to reach criticality, very important stage for any nuclear reactor. Then Kudankulam 3 to 6 जो units है, they are expected to get operationalized in the near future. आपने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि कुदनकुलम का यूनिट 3 के लिए रशिया ने फ्यूल ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है, तो वो काम शुरू होने वाला है। देन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स की जो फ्लीट है, हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। जो हमारे 700 मेगावाट वाले जो रिएक्टर्स है वो हम और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो एक लिस्ट में आपको वर्बली बता रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च करिएगा। प्लीज रीड अबाउट एरियाज लाइक माही बांसवाड़ा इन राजस्थान, प्लीज रीड अबाउट जैतापुर इन महाराष्ट्र। जैतापुर में फ्रांस के साथ मिलके एक हम लोग प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग प्लान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोवद्दा रीजन में शायद यूएस के साथ चल रही है ये बात। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा में जो नॉर्दर्न मोस्ट हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है, विच इज इन अ रीजन कॉल्ड एज गोरखपुर, ठीक है। उसको गोरखपुर पावर प्लांट बोला जाएगा, बट है वो हरियाणा में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारा नरोरा वाला प्लांट है, बट हरियाणा में अपना गोरखपुर प्लांट अब क्रिएट होगा, ठीक है। सो माही बांसवाड़ा, गोरखपुर, कोवदा, जैतापुर, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। दीज आर ऑल्सो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। एंड देन करंट अफेयर्स में आपका एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर्स, जो कि अपना थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्राम है, एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया 3 SMRs पे ऑलरेडी BARC काम कर रहा है, जिनमें से एक में हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी है, विच इज द डिस्टिंक्टिव पार्ट। टू डू रीड अबाउट दिस, ठीक है। बेसिकली इंटरनेशनली हमको कौन कौन सपोर्ट करता है, वेरी क्विकली रशिया ने सपोर्ट करा है। VVER टेक्नोलॉजी जो हमने देखा कुदनकुलम में जो है, ठीक है। IAEA ने अब हमको सपोर्ट करा है, बिकॉज हम लोग उनके जो वॉच डॉग्स के जो क्राइटेरिया है, जो भी सेफगार्ड्स है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। फ्रांस हमको सपोर्ट करता आया है। जैतापुर में हमारा प्लांट बनेगा, ठीक है, उसमें विद हेल्प ऑफ फ्रांस। यूएसए के साथ हमारा सिविल एग्रीमेंट पहले भी था, अभी और स्ट्रेंथन हो रहा है। और ग्लोबल SMR जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जो रिसर्च चल रही है, जिसपे यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा एक्टिव है, हम लोग उनमें भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनली हम लोग जैसे कजाकिस्तान से भी हम लोग यूरानियम इंपोर्ट करते हैं, कनाडा से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास यूरानियम बहुत ज्यादा नहीं है, थोरियम बहुत ज्यादा है, जिसको हम थर्ड स्टेज ऑफ, जब हम अपने प्रोग्राम पे पहुंच जाएंगे तब हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। सो करंट अफेयर्स में एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, दिस इज द शांति एक्ट 2025। शांति का फुल फॉर्म एक बार देख लेना, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी करके कुछ है, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आज तक जो न्यूक्लियर फील्ड था हमारा, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो पूरा वॉज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक रिफॉर्म आया 2016 में, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को नहीं बट अदर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, PSUs को ऑप्शन दिया गया दैट दे कैन कोलैबोरेट विद NPCIL एंड दे कैन सेट अप प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। बट अब जाके 2025 में जाके इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन इंडिया, शांति एक्ट 2025, जहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी ओपन किया जा रहा है। इसमें क्या क्या अलाउ किया जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें जो बाकी थर्ड पार्टी को भी अलाउ कर रही है, ऑपरेशंस के लिए, जनरेशन के लिए, फ्यूल फैब्रिकेशन, ठीक है, इनोवेशन एंड R&D। बल्कि इनोवेशन एंड R&D का तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस एक्ट को जरूर पढ़िएगा कि विदाउट एनी लाइसेंस आज की डेट में, आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस एक्ट, यू कैन इनिशिएट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यहाँ पहले लाइसेंसेस लगते थे, अब वो सब नहीं लगेंगे, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें हैं, बिकॉज न्यूक्लियर बीइंग सच एन इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फील्ड, ये सब जो चीजें हैं ये सब अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी। लाइक यूरेनियम एनरिचमेंट, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर पाएगा, ठीक है। स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। रीप्रोसेसिंग क्या होता है स्पेंट फ्यूल का, जो फ्यूल बन के जो वेस्ट जो निकला, अब उसको आप यूज कैसे करोगे। तो अगर किसी ने उसको लेके वेपन बना दिए तो दिक्कत हो जाएगी ना,
तो इसलिए स्पेंट फ्यूल का जो रीप्रोसेसिंग है उसमें भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, वो और कोई नहीं करेगा, ठीक है। फिर हेवी वाटर प्रोडक्शन, ये सारी चीजें, जितना वेस्ट मैनेजमेंट है हाई लेवल का, वो सारा गवर्नमेंट मैनेज करेगी, बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट में ही बहुत स्कोप रहता है कि आप उसको वेपन की तरफ भेज दो, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वाली न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स एनएफसी, इसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये एंटिटी है जो बेसिकली सारा फ्यूल का फैब्रिकेशन इंडिया में करती है, ठीक है। यूरानियम रिलेटेड और रेडियो एक्टिव रिलेटेड जितने फ्यूल्स है वो ये बनाते हैं। सो आई थिंक दिस वुड कवर ऑल द थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर अस, जो दो चीजें आजकल न्यूज में बहुत चल रही है, न्यूक्लियर और रेयर अर्थ, ये दोनों आपस में लिंक्ड कैसे हैं? सो लेट मी गिव यू एन इंसाइट इनटू दिस। इंडिया में जैसे मोनाजाइट सैंड बहुत ज्यादा है, जिसके थ्रू थोरियम मिलता है। इन्हीं रीजन्स में, जो कोस्टल रीजन की जो सैंड्स है, इसमें बोला जाता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि थोरियम जो है वो रेस में पीछे रह गया, बिकॉज यूरानियम जो है वो प्लूटोनियम से लिंक्ड है, वेपन से लिंक्ड है। बट उसका एक और रीजन है कि थोरियम को एक्सट्रैक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज थोरियम इन जब आप किसी जैसे सैंड से निकालेंगे, तो थोरियम एक एक इकलौता एलिमेंट नहीं निकलता है, उसके साथ बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी निकलते हैं, और फिर थोरियम को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है या सेग्रीगेट करना पड़ता है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मतलब फैंडम नहीं था, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। चाइना उस पर काम कर रहा था, इंडिया भी कर रहा था, बट इतना ज्यादा फेमस नहीं था जितना आज की डेट में है। बट अब सब भाग रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे, बिकॉज सुपर कंडक्टर्स चाहिए, ट्रांजिस्टर्स चाहिए, एआई चाहिए जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत यूज होता है, मैग्नेट्स में यूज होता है, सेंसर्स में यूज होता है, रेडार्स में यूज होता है। तो अब पूरी दुनिया भाग रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे। अब ब्यूटी इज, जब आप सैंड को वो करोगे, प्रोसेस करोगे, उसे एक्सट्रैक्ट करोगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो साथ में थोरियम भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसलिए देखिए इंडिया के लिए कितना अच्छे से हो रहा है कि पूरी दुनिया अब रेयर अर्थ के लिए अब एक्साइटेड है, उसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी, तो साथ ही साथ थोरियम की प्रोसेसिंग भी बढ़ेगी, और फिर वो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज हो सकता है थर्ड स्टेज में, ठीक है। सो इसलिए मैंने एक ये स्लाइड कवर करी है जो आपको शायद मेंस में, इंटरव्यू में बहुत काम आ सके, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जो थोरियम बेस्ड रिलेटेड जो साथ में जो कंपाउंड्स है लाइक रेयर अर्थ्स, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी जैसे अभी करंट बजट में आपने देखा होगा कि एक रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की भी बात करी ऑनरेबल एफएम ने, थ्रू ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। तो यहाँ पे जब एक्सट्रैक्शन होगा ना अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, तो साथ ही साथ थोरियम भी निकलेगा, और फिर वो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज हो सकता है। सो डू रीड अबाउट दिस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लिंकेजेस। यूपीएससी इज ऑल अबाउट interlinkages and creating such kind of fascinating things in your, or reproducing such fascinating things in your examination, so that you can get good marks while you write or while you speak, okay. So I hope that with this background you will be able to understand the basics of the nuclear energy program that India has. You will be able to understand the kind of the science which is underlying these kind of programs. And अगर अब प्रीलिम्स में कोई सवाल आता है स्पेशली फॉर दिस थ्री स्टेज प्रोग्राम एंड जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. If you have any kind of doubt, you can put it in the comments. I'll get back to you definitely. I'll put this PDF as promised in the description link. So I hope you'll be able to understand the things in a better manner. My aim is to make you understand the things. It is not about just getting those 2 marks, but understanding it, developing the scientific temperament, and being capable of leading these programs in the future if you ever become part of these organizations. Okay, so all the best, keep preparing well. We'll meet soon again. Thank you.